हाँ जी, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं थियोरी ऑफ सप्लाई। दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम एज थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से आता है तो थ्योरी ऑफ सप्लाई बहुत ही आसान है। अगर थ्योरी ऑफ डिमांड अच्छे से नहीं आता तो थ्योरी ऑफ सप्लाई करने के बाद आपको डिमांड भी और जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों चैप्टर्स काफ़ी रिलेटेड है। ओनली द डिफरेंस इज कि जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड करते थे तो वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दिस इज फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दिस इज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कि प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, मतलब एट पर्टिकुलर price at a given point of time how much quantity producer is ready to sell is quantity supplied। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर के लिए हम क्या कहते थे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट द गिवन टाइम एट द गिवन प्राइस। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि एट पर्टिकुलर point of time at given price। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इस गिवन प्राइस पे प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल या सप्लाई इन मार्केट। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन में और डिफरेंस आ जाता है, स्टॉक। क्या लगता है तुम्हें स्टॉक का मतलब क्या होगा? यहाँ पर स्टॉक का मतलब हुआ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स फॉर सेल। सेल के लिए कितने गुड्स अवेलेबल हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। उस स्टॉक में से ये हमारा स्टॉक है। इस स्टॉक में से इतना उसने मार्केट ए में सप्लाई करने को बोला, क्वांटिटी सप्लाइड इन मार्केट ए, क्वांटिटी सप्लाइड इन मार्केट बी, क्वांटिटी सप्लाइड इन मार्केट सी। ठीक है, तो ये जो ए बी सी है इंडिविजुअली, दिस इज इंडिविजुअल सप्लाई। और जब हम तीनों प्रोड्यूसर, एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में ये पूरी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में 3 प्रोड्यूसर हैं, तीनों प्रोड्यूसर ने इस प्राइस पे इस टाइम पे इतनी इतनी क्वांटिटी अपनी बोले कि हम इतना इतना कर देंगे। तो ये तो पूरा स्टॉक हो गया, ये पूरा स्टॉक है, ये सारा स्टॉक है, ये स्टॉक है टोटल। इतना वो कर सकते हैं, उनमें से कितना कितना वो रेडी हैं कि अच्छा इस प्राइस पे हम इतना इतना करेंगे। तो ए बी सी तीनों का अलग अलग आ गया, वो तो इंडिविजुअल सप्लाई हो गई। और जब तीनों का मिलाकर आया तो मार्केट सप्लाई हो गई। मार्केट सप्लाई प्राइस से मिलता है। हाँ, तो हमने क्या कहा कि अगर ये प्राइस है पर यूनिट, मान लो 10 है, 12 है, 15 है, अब क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा प्रोड्यूसर को लगेगा कि अरे वाह प्राइस बढ़ रहा है, मैं और सप्लाई करूँ, मैं और सप्लाई करूँ, मैं और सप्लाई करूँ। तो प्रोड्यूसर ए, बी और सी, ये अगर पहले 100 दे रहा था तो ये एकदम से 150 पर आ गया, फिर ये 180 पर आ गया।
ये अगर पहले 50 दे रहा था तो इसने 60 किया, 80 किया। ये हो सकता है पहले 200 दे रहा हो, इसने 300 किया, 500 किया, सबका अलग अलग है। तो मार्केट सप्लाई A प्लस B प्लस C 350, 510 और 760। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। तो यही अगर टेबुलर फॉर्म में हम करें, सिर्फ इतने से की बात करें तो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल हो गया, लेकिन अगर हम इन सब की बात करें तो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल हो गया। ठीक है, कर्व की बात करें तो ये हमारा सप्लाई कर्व है पॉजिटिव, कि जैसे जैसे क्वांटिटी प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ये ए का है, ऐसे ही ये बी का हो गया, दोनों को मिला के सी का बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल हाँ वही डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम क्या कहेंगे कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है। और मार्केट सप्लाई कर्व क्या हो गया, सेम जो डेफिनेशन डिमांड की थी, हॉरिजॉन्टल समीशन of all individual market supply curves। ठीक है ना, समझ में आई ये बात, क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये हमारा सप्लाई का इंट्रोडक्शन सेम देखो वही है ना जो डिमांड का था, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है नव्या, समझ में आया बेटा? यस सर। चलो नोट डाउन करो फिर आगे करते हैं। कंच अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई पे इम्पैक्ट डालते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? पहला तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो कि हमने अभी पढ़ा है। प्राइस ऑफ कमोडिटी डालता है पॉजिटिव, एज प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई इंक्रीजेज, एज प्राइस डिक्रीजेज सप्लाई डिक्रीजेज। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप होता है गुड्स के बीच में, और नहीं ऐसे नहीं बताओगे। इनवर्स रिलेशन तो तुम डिमांड के कंटेक्स्ट में बता रहे हो। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर हमने कहा कि रिलेटेड गुड्स में एक है कॉम्प्लीमेंट्री। मैं ये पूछ रही हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स? इसको डिमांड के रिलेशन में मत बताओ, इनके इंडिविजुअल डेफिनेशन भी तो कुछ है। substitute goods can be used can be replaced for each other, and complementary goods are dependent on each other. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, लाइक ये पेन, मार्कर और इसकी इंक। इसकी इंक इज़ वेस्ट अगर ये मार्कर नहीं है तो, ये मार्कर इज़ वेस्ट अगर इसकी इंक नहीं है तो। एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स विच कैन बी कंज्यूम्ड टुगेदर और इन प्लेस ऑफ अनदर, सॉरी टुगेदर भी नहीं, विच कैन बी कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। ठीक है ना, जैसे कि हम कहते हैं चाय एंड कॉफ़ी। तो अब हम क्या कहेंगे कि अगर मान लो पेप्सी का प्राइस राइज होगा तो कोक की सप्लाई का क्या होगा? पेप्सी का प्राइस राइज होगा तो कोक की सप्लाई बढ़ जाएगी। दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं ये। कोक का प्राइस राइज होगा। मैं ये पूछ रही हूँ, चलो तुम कोक और पेप्सी को सब्स्टिट्यूट मान के चलना है ना, सब्स्टिट्यूट है तो पता है ना। तो मैंने ये बोला अगर पेप्सी का प्राइस राइज होगा तो कोक की सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्यों?
बिकॉज पेप्सी मैंगो में जो लोग प्रोटीन है हम लोगों के हिसाब से तो सोच ही नहीं रहे ना, हम यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर तो स्टडी नहीं कर रहे, कोक महंगी कर देगी। हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। प्राइस ही होगा। भाई पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो हम क्या कह रहे हैं, अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, पेप्सी की सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, यानी कि मार्केट शेयर पेप्सी ज़्यादा ले लेगी। पेप्सी की सप्लाई तो बढ़ेगी प्राइस तो प्राइस बढ़ा है। प्राइस तभी तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड तो कम हो जाएगी। डिमांड की तो हम बात ही नहीं कर रहे। जब भी हम कोई एक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड को छोड़ दो, सप्लाई बढ़ेगी, क्यों मैम? क्योंकि हम प्राइस तो बढ़ गया ना। तो सप्लाई बढ़ेगी ना। क्यों? अभी तो हमने कहा प्राइस ऑफ कमोडिटी का पॉजिटिव रिलेशन होता है, अभी तो तुमने इंडिविजुअल पूरा शेड्यूल बनाया था। मैम मान लो मैंने 10 रुपए की 100 रुपए में कर दी, डिमांड तो खत्म है, सप्लाई ज़्यादा करके क्या? वो हम आगे पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, चेन इफेक्ट होगा, वो सब हम आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी हम डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी सप्लायर अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई बढ़ा देगा क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसलिए उन्हीं पर्टिकुलर कैटेगरी को फिर वो टारगेट करेगा जो अफोर्ड कर। हाँ, तो अगर उसकी बढ़ गई तो अब उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो वो मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी, तो दूसरे प्रोडक्ट को अपनी सप्लाई कम करनी पड़ जाएगी। मैम डिमांड में उल्टा हो जाता है। हाँ। उसमें डिमांड में क्या, देखो इसमें तो क्या हुआ कि नेगेटिव रिलेशन हो गया, हाँ, उसमें पॉजिटिव। ठीक है ना। इसके अगर सप्लाई बढ़ी, अगर मान लो प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई, लेकिन डिमांड में हम क्या कर रहे थे कि अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, उल्टा बोल दिया। इसका प्राइस बढ़ेगा तो वाई की डिमांड बढ़ेगी ना। अच्छा भाई भाई हम ये कह रहे हैं ये सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड है, ये सप्लाई है। जब डिमांड की हम बात कर रहे थे तो हमने कहा एक कमोडिटी का, क्योंकि तुम कंज्यूमर के पॉइंट से देखोगे तो ऐसा ही होगा, मैम वो क्वांटिटी सप्लाई ये सप्लाइड है, वाई की हो गई ना। हाँ ये वाई की हो गई, समझ रहे हो, ये बात समझ में आई। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, भाई क्या करना पड़ेगा, चलो सब्स्टिट्यूट में एक और तरीके से बता देती हूँ। पेप्सी को अपनी वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि पेप्सी की सप्लाई कम हो रही है तो पेप्सी को क्या करना पड़ेगा, अपना प्राइस और कम करना पड़ेगा कि लोग खरीदें। अगर उस पॉइंट से भी देखो तो अगर वो प्राइस कम करेगा तो उसको प्रॉफिट कम होगा तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी ना। ऐसे भी अगर समझो तो प्रॉफिट से होता है। प्रॉफिट से हो रहा है ना, सप्लायर तो प्रॉफिट के पॉइंट से देखेगा ना, तो प्रॉफिट के पॉइंट से देख लो, ठीक है। फिर और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, डिमांड की जब हम बात करते हैं तो प्राइस ऑफ एक्स अगर इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई डिक्रीज हो जाती है ना डिमांड में। अब सप्लाई में अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ वाई, पहले दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाए पेट्रोल एंड कार, अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो कार की सप्लाई कम हो जाएगी। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, बढ़ेगी। बढ़ेगी। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं, सप्लाई भी बढ़ जाएगी। क्यों नहीं बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेगा, गाड़ी में। ये प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्यों, बढ़ेगी। लोग फिर बोलो बोलो नव्या। पेट्रोल में साइकिल पे डालेंगे। रीजन फॉर योर आंसर। मैम लेकिन कंज्यूमर सिर्फ प्राइस ही थोड़ी देखेगा, लाइक अगर कंज्यूमर की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना बच्चा, हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, हम प्रोड्यूसर हैं,
ठीक है, मान लो चलो मार्कर और इंक लेके चलते हैं, अगर इसके इंक की प्राइस बढ़ गए प्राइस ऑफ कमोडिटी तो इस मार्कर की सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें लगेगा यार ये इंक के प्राइस बढ़ रहे हैं। जैसे तुम एक पेन लेने जाते हो, उस पेन का, वो पेन है 20 रुपये का, उसका रीफिल अगर मान लो पहले 10 का आता था, तो तुम क्या कहते थे कि ऐसा करो भैया 2 पेन दे दो, 1 रीफिल दे दो, ठीक है, या 4 रीफिल दे दो, 2 पेन दे दो, 4 रीफिल दे दो, क्योंकि रीफिल सस्ती है, या 5 रुपये की रीफिल है। अब अगर उस 20 रुपये का पेन है लेकिन उसकी रीफिल हो गई 15 रुपये की, अब तुम क्या कहोगे, अरे भैया 5 रुपये का ही फ़र्क है, पता नहीं रीफिल का क्या है, लीक हो जाए, कुछ हो जाए, छोड़ो, आप तो ना एक काम करो, 2 की जगह 3 पेन ही दे दो। यही करोगे ना। अगर मैं ये मार्कर लेने जाऊँ, अभी इस मार्कर में ये मान लो 30 रुपये का मार्कर आता है और इसकी इंक जो है वो 20 रुपये की आती है, और उस 20 रुपये की इंक से मैं 4 मार्कर भर सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2 मार्कर लूँगी और 1 इंक ले लूँगी, ताकि मेरे वो 2 मार्कर 2 बार रीफिल हो जाएं। ठीक है, फेयर एनफ। अब मैं गई शॉप पे, मैंने कहा भैया मार्कर दे दो और इंक दे दो। उसने मुझे कहा कि हाँ जी 30 रुपये का मार्कर है, और मैडम ये जो इंक है ना ये अब थोड़ी महंगी हो गई है। कितनी महंगी हो गई है मैडम? ये ना 20 रुपये की नहीं है, ये ना इंक 40 रुपये की हो गई है, डबल हो गए रेट इसके। तो मैं कहूँगी यार 30 रुपये का मार्कर है, 4 बार रिफिल भरेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, भैया तुम एक काम करो, एक मार्कर ही और दे दो। कहीं ना कहीं हम उस कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ाना शुरू कर देंगे। कंज्यूमर के पॉइंट से भी सोचो तो अब यहाँ पे सप्लायर के पॉइंट पर आ जाओ। सप्लायर क्या कहेगा? पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो गाड़ी की भी बढ़ानी चाहिए। और सप्लायर क्या कहेगा गाड़ी का? कि भाई बढ़ाओ, सप्लाई बढ़ाओ, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमेशा क्या होता है, क्योंकि उसकी जो बेसिक थिंग्स है, मान लो वो प्राइस बढ़ रहे हैं, तो लोग मेन आइटम को ज़्यादा परचेज करने लग जाते हैं। समझ रहे हो? तो इस तरह से इसमें हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। समझे? तो कभी भी जब आपसे बोला जाए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स, नेवर डिफाइन दीज टर्म्स इन रिलेशन टू डिमांड एंड सप्लाई, ऑलवेज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ देयर जेनेरिक मीनिंग क्या होता है वो बताओगे। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के। फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ जाते हैं, मतलब हमारा जो एक कंपोनेंट है, मान लो ये एक बार ग्राफ तुमने बनाया था, ये हमारा मटेरियल है, ये हमारा लेबर है, ये हमारा ओवरहेड है, और ये हमारा प्रॉफिट है, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ये हमने बार ग्राफ में बनाया था। अब हो क्या रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन सब के प्राइस बढ़ गए, ठीक है ना। इन सब के प्राइस कैसे आ गए, ये थोड़ा यहाँ आ गया मटेरियल, लेबर यहाँ आ गया, ओवरहेड यहाँ आ गए, सेलिंग प्राइस इतना ही है। तो हो क्या रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ नेगेटिव रिलेशन है कि अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सेम सेलिंग प्राइस अगर हमें रखना है तो सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है। फिर गोल, फर्म का गोल क्या है? फर्म का गोल एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, या मार्केट शेयर कैप्चर करना है, कि हम चाहे कम प्रॉफिट कमा लेंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को हम कैप्चर कर लें। एक होता है नहीं भैया कम मार्केट चलेगी लेकिन प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मतलब अगर मुझे 100% प्रॉफिट चाहिए मैं 100% प्रॉफिट ही लेने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं, कम कस्टमर से ही प्रॉफिट में 100% कमाना चाहिए। एक ये प्रॉफिट में 20% कमाऊँगे, मार्केट ज़्यादा कैप्चर करनी है। कोई कहता है प्रॉफिट में 5% पे खेलना चाहता हूँ, 5% प्रॉफिट पे खेलेंगे हम, बट पूरा मार्केट अपना होना चाहिए। तो हमारा गोल क्या है? अगर हमारा गोल मार्केट शेयर को कैप्चर करना है तो हम अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे,
ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम देखेंगे कि सप्लाई कितनी बढ़ानी है, समझ रहे हो। तो हमें सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। बता सकते हो ये पॉइंट? टेक्नोलॉजी बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, तो मैं उसकी सप्लाई लिमिटेड रखूँगी ना। भाई मुझे ये पता है कि मेरी इसकी जो प्रोडक्शन है वो मेरी टेक्नोलॉजी बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, तो मैं उसकी सप्लाई लिमिटेड रखूँगी। अब दूसरी बात, अगर मेरी टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो गई है, मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि उससे मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम आने लग गई है, तो मैं सप्लाई बढ़ा दूँगी। तो हम चेंज इन टेक्नोलॉजी को दोनों पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक ये कि फ्रीक्वेंसी, अगर तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हाई है, तो सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो मैं सप्लाई हाई रख लूँगी। लेकिन चेंज इन टेक्नोलॉजी अगर कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से मेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आ रही है, मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, तो मैं सप्लाई इंक्रीज़ कर दूँगी। समझ रहे हो? नंबर ऑफ फॉर्म्स, कितनी नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं? अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स इंक्रीज होती रहेंगी तो सप्लाई बढ़ती रहेगी, अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स कम रहेंगी तो सप्लाई कम रहेगी। हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है? अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत इजीली है तो हम उसकी प्रोडक्शन रेगुलर करते रहेंगे, सप्लाई भी रेगुलर करते रहेंगे, हमें स्टॉकिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है तो जैसे ही मिलेगा हम बना के रख लेंगे। हमारा मटेरियल ख़राब होने की पोजीशन में कितना है? हाउ वल्नरेबल इज़ फॉर being spoiled. If it is prone to spoilage, then we will use it frequent, fast. नहीं तो हम आराम से उसकी स्टॉक रख लेंगे, ठीक है ना। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कितना है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोर्टेशन कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। टैक्सेस कितने लग रहे हैं, कि अगर टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं तो हम देखेंगे, जैसे कि तुमने अभी पीछे नोटिस किया होगा वो जो ग्रैंड सेल आई थी 22 सितंबर को, क्योंकि जीएसटी का वो होना था 23 सितंबर से वो सेल आई थी, सबको पता है। तो उससे क्या हुआ, प्राइस रिड्यूस हो गए। तो मेगा सेल थी कि भाई उसके बाद की सेल मेगा सेल है, क्योंकि एकदम से प्राइस में स्लैश डाउन हो गया। तो एक्सपेक्टेड क्या है, टैक्सेस का क्या सिनेरियो है, इन सब पे भी हमारी सप्लाई डिपेंड करती है, ठीक है। समझ में आया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या है? गॉट इट नव्या, समझ में आया बेटा? यस मैम। एक और पॉइंट आता है कि आपस में प्रोड्यूसर्स, मान लो एक ओलिगोपोली एक फॉर्म होती है। ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू फॉर्म्स, मतलब जैसे कि ओलिगोपोली मार्केट में तुम 3 लोगों की एक फॉर्म है, तो तुम एक इंडस्ट्री में 3 ही प्रोड्यूसर हैं, तो उन तीनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया ये एक बड़ा प्रोड्यूसर है, ये छोटा है, वो मीडियम है। तीनों ने डिसाइड कर लिया, उसने कहा भाई 50% मेरा, उसने कहा भाई 30 मेरा, इसने कहा भाई 20% मेरा। अपन तीनों मिलकर मोनोपोली बना लेते हैं, किसी चौथे को नहीं आने देंगे। ये ज़रूर है कि तीनों में से कोई एक चला जाएगा तो बाकी 2 उस सप्लाई को मैनेज नहीं कर पाएंगे, ये इंटरडिपेंडेंट है ओलिगोपोली में। तो अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ है प्रोड्यूसर्स के बीच में, जिसे हम कहते हैं कार्टेल, कार्टेल, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट हो गया अगर प्रोड्यूसर में, तो उस एग्रीमेंट को की वजह से भी सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट? चलो ये नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इलास्टिसिटी, ये टॉपिक्स करेंगे। तो डिमांड के ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ कर आना, क्योंकि बिल्कुल वही सेम पैटर्न चलेगा, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड इलास्टिसिटी में सेम चलेगा। तो वी विल कवर इट वेरी फास्ट। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है? Thank you.